Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have started novel Good by Mr. Chips, and today we are going to study chapter number 9. Chips changed his more commodious apartment in schoolhouse for his old original bachelor quarter. चैप्टर नंबर 8 के इख्तिताम पर हमने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर चिप्स की वाइफ और उसका एक नौजायदा बच्चा, वो चाइल्ड बर्थ के दौरान दोनों की डेथ हो गई थी और उस वक्त चिप्स की उम्र 50 थी। और उसी गम और अलम की कैफियत में चिप्स ने क्या फ़ैसला किया कि वो स्कूल की तरफ से जो एक घर मिला हुआ था वो छोड़ के उसने दोबारा वापस उस घर पे चला गया जहाँ पे वो जब शादी से पहले रहा करता था, वहाँ शिफ्ट हो गया। He thought at first he would give up his house mastership. पहले तो उसने सोचा, हाउस मास्टरशिप का मतलब है, चूँकि ब्रुकफील्ड एक बोर्डिंग स्कूल था और स्कूल के साथ हॉस्टल मौजूद था और चिप्स उस हॉस्टल का इंचार्ज भी था, तो हॉस्टल के इंचार्ज को हाउस मास्टर कहा जाता है। तो चिप्स ने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ हाउस मास्टरशिप, छोड़ के कोई और यानी कि सिर्फ टीचिंग में रहता हूँ। तो पहले उसका ये प्लान बना, बट दे हैड परसुएडेड हिम अदरवाइज। लेकिन जो उस वक्त का प्रिंसिपल था उसने मिस्टर चिप्स को उसके बरअक्स कायल कर लिया कि तुम मत छोड़ो। एंड लेटर ही वॉज ग्लैड, और जब उसने हाउस मास्टरशिप को नहीं छोड़ा और बरकरार रखा और उसके बाद उसे खुशी हुई कि उसने ये काम नहीं छोड़ा। यानी जब इंसान किसी गम की कैफियत में मुब्तला हो तो फिर किसी न किसी किस्म की मसरूफियत, जहनी मसरूफियत होना लाजमी हो जाता है ताकि वो उस गम से निकल के उस काम में मसरूफ़ हो, और वही मसरूफियत चिप्स को हाउस मास्टरशिप की शक्ल में मिल चुकी थी। द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, filled up an emptiness in his mind and heart. इस काम ने उसको कुछ ना कुछ तो मसरूफियत दे दी थी और साथ ही उसका जहन और उसका दिल दोनों काम से मुकम्मल तौर पर पुर हो चुके थे। यानी अब उसके पास फारिग रहने को वक्त ना था, मसरूफ रहता था। He was different. Everyone noticed it. अपनी बीवी और बच्चे की वफात के बाद मिस्टर चिप्स में काफ़ी चेंजेस आ चुकी थी और हर एक ने उन तब्दीलियों को महसूस किया था। Just as marriage had added something, so did bereavement. जिस तरह से मिस्टर चिप्स की शादी ने मिस्टर चिप्स में बहुत सी तब्दीलियां पैदा की थीं, इसी तरह से उसकी बीवी की वफात और बच्चे की वफात ने भी उसमें बहुत सी तब्दीलियां पैदा कर दी। बेरीफमेंट कहते हैं कि एहसास महरूमी, उस गम की वजह से जो एक महरूमी की कैफियत पैदा हो उसे बेरीफमेंट कहते हैं, गम की कैफियत। So did bereavement. After the first stupor of grief, he became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly classed as old. और उस गम के पहले झटके के बाद उसकी जिस्मानी जहनी कैफियत ऐसी हो चुकी थी कि उसको देखकर बच्चों ने पहली दफ़ा उसको बूढ़ा महसूस करना शुरू कर दिया था। It was not that he was less active. और उस बूढ़ा महसूस करने की वजह ये ना थी कि वो अब सुस्त हो गया था, लेस एक्टिव, कम चुस्त था, ये बात नहीं थी। He could still knock up a half century on the cricket field, nor was it had. ना तो ये वजह थी, पहली अब दो वजूहत यहाँ पर पेश की गई। पहली वजह क्या पेश की? He could still knock up a half century on the cricket field, कि अभी भी क्रिकेट के मैदान में वो निस्फ सेंचुरी यानी 50 रन स्कोर कर सकता था। और दूसरी वजह क्या पेश की गई? Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. और ना ये वजह थी कि उसको अपने काम में दिलचस्पी कम हो गई या उसका शौक कम हो गया, ऐसा भी नहीं था। Actually, too, his hair had been graying for years. दरअसल उसके बाल तो काफी अरसे से, कई साल से सफेद हो रहे थे। Yet now, for the first time, people seem to notice it. और यूं महसूस होता कि शायद पहली दफा लोगों ने उसके सफेद होते हुए बालों को देखा हो और महसूस किया हो। He was 50, 50 साल उम्र थी उसकी। Once after some energetic fives, during which he had played as well as many a fellow half his age. Once एक दफा, after some energetic fives,
पुराने ज़माने में क्रिकेट में होता यह था कि दौड़ के जितने मर्जी रन्स बना लो, अब तो उसको लिमिटाइज कर दिया कि सिर्फ 4 से ज़ायद रन्स भागकर नहीं लिए जा सकते। तो उस दौर में 5-6 रन्स भी लिए जा सकते थे, और उसी का तज़किरा यहाँ पे किया हुआ कि एक दफ़ा मिस्टर चिप्स ने क्रिकेट खेलते हुए, यानी 50 साल उम्र है और उसके बावजूद वो भाग के 5 रन्स मुकम्मल कर सकता था। इसका मतलब वो बूढ़ा जिस्मानी तौर पर नहीं था, बस गम ने उसको मार दिया था। He had played as well as many a fellow half his age. He overheard a boy saying, "Not half bad for an old chap like him." यानी वो अपनी उम्र से आधे, यानी चिप्स की उम्र 50 साल थी और आधी मतलब 25 साल, वो 25 साल के नौजवान की तरह दौड़ता और खेल का अपने यानी खेल का मुजाहरा कर रहा था। और बल्कि उसने ही ओवरहर्ड अ बॉय सिंग, एक लड़के को भी ये कहते हुए सुना, नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, कि इस जैसे बूढ़े के लिए ये इतनी भी बुरी बात नहीं है, यानी कि बूढ़ा होने के बावजूद इतना ज्यादा चुस्त और एक्टिव है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये तो इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हम सिनोनिम देखते हैं। खमोडियस कहा जाता है कुशादा, खुला, वसीओ, अरीस, स्पेशियस, रूमी, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप, शिकस्त खा जाना, हार मान जाना या हिम्मत हार जाना। अबैंडन, डिस्कार्ड, लीव। नेक्स्ट वर्ड बेरीवमेंट, गम की कैफियत, एहसास से महरूमी। डेप्रिवेशन, डेप्राइव से, लॉस, सॉरो। नेक्स्ट वर्ड है स्टपर। स्टपर मीन्स एक खास किस्म की कैफियत कहा जाता है, ट्रांस, कंफ्यूजन या डेज। नेक्स्ट पैराग्राफ, चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80। चिप्स जब उसकी उम्र 80 साल हो गई, भी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा 50 साल, चूंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके, ये नॉवल फ्लैशबैक में लिखा गया, यानी वो बेटा सोच रहा है कि क्या क्या वाकयात पेश आए, और उस जो सोचता है वो वाकया में एक चैप्टर की शक्ल में यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। तो जब उसकी उम्र 80 साल हो गई और वो बेटा सोच रहा है, यूज्ड टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट विद मैनी चकल्स, वो कई दफा हंस हंस के उस वाक्य को याद करता। ओल्ड एट 50, हे लो देखो 50 साल की उम्र में बूढ़ा। UMPH, ये उसकी आदत बन चुकी थी कि हर बात में वो वो करता रहता था, यानी उसका तकिया कलाम बन चुका था। ओल्ड एट 50, hey, it was Naylor who said that, अरे ये तो नेलर था जिसने ये कहा कि 50 साल की उम्र में बूढ़ा। And Naylor can't be far short of 50 himself by now, और अब तो नेलर खुद भी 50 साल से कम का नहीं होगा। नहीं, जब चिप्स 50 साल का था तब उसके तालिब इल्म नेलर ने कहा था कि 50 साल की उम्र में इतना भी बूढ़ा नहीं है, और अब 80 साल 30 साल ऐड हो चुकी उसकी उम्र। यानी अगर तब वो बच्चा 25 साल का हुआ, वो बच्चा तो खैर नहीं, मतलब उसका स्टूडेंट जो था, यानी कि अब वो खुद भी 50 साल का हो गया और चिप्स 80 साल का हो गया। I wonder if he still thinks that 50 is such an age. मुझे तो हैरत होती है कि क्या अब भी नेलर समझता है कि 50 साल वाकईतन ऐसी उम्र है। Last I heard of him, he was lawyering. मैंने जो उसके बारे में गुज़श्ता खबर सुनी तो पता चला था कि वो वकालत कर रहा है। लॉ, LAW, इसको ला नहीं पढ़ना, लॉ, lawyer, lawyering. And lawyers live long. Look at Halsbury. और तुम लॉयर जो वकील होते हैं ये तो बड़ी देर जीते हैं, खुद ही देख लो तुम हल्सबरी को। चांसलर एट 82, यानी वो भी वकील था हल्सबरी। 82 साल की उम्र में वो उस इलाके का वो नाज़िम कह लें, या अगर कोई तालीमी इदारा हो तो वहाँ का चांसलर कहलाता है। तो वो उस तालीमी इदारे का चांसलर था। एंड डाइड एट 99, और 99 साल की उम्र में जाके वफात हुई। और था कौन? वो भी एक वकील था। There is an age for you, तुम्हारे लिए भी तो ऐसी उम्र है। Too old at 50. Why fellows like that are too young at 50? कि 50 साल की उम्र में बूढ़ा। अरे ऐसे नौजवान तो 50 साल की उम्र में इतने नौजवान नहीं होते। I was myself
अ मेयर इन्फेंट, यानी चिप्स थोड़े से मजाक के मूड में कहता, मैं भी तो भी बच्चा ही हूं, यानी 80 साल की उम्र, और अपने कहता, लो मैं भी तो भी बच्चा ही हूं। एंड देयर वॉज अ सेंस इन विच इट वॉज ट्रू, और एक लिहाज से उसकी जब बच्चा बनने वाली बात भी ठीक थी। For with the new century there settled upon Chips a mellowness that gathered all his developing mannerisms and his oft-repeated jokes into a single harmony. For with the new century, क्योंकि नई सदी शुरू हो चुकी, और उस नई सदी के आगाज के साथ चिप्स पर एक खास किस्म की मेलोनेस, पुख्तगी, महारत, एक्सपर्टनेस आ चुकी थी, जिसने डेवलप का मतलब डेवलपिंग बढ़ती हुई, दैट गैदर्ड ऑल इज डेवलपिंग मैनरिज्म्स, जिसने उसके उस तरक्की करते हुए, बेहतर होते हुए जो मैनरिज्म तौर तरीके थे, आदात थी, अतवार थी, और हिज ऑफ्ट रिपीटेड जोक्स, उसके अक्सर दोहराए जाने वाले लतीफे, इनटू अ सिंगल हार्मनी, इन तमाम चीज़ों को, उसके तौर तरीके, अतवार को, आदात को, और उसके अक्सर दोहराए जाने वाले लतीफ़ों को एक ख़ास किस्म की पुख्तगी के अंदर यकजा कर दिया था। No longer did he have those slight and occasional disciplinary troubles. अब उसके चिप्स का साथ एक इशू काफ़ी अरसा चलता रहा कि जो उसने पहले स्कूल छोड़ा, वहाँ पे छोड़ने की वजह भी उसका डिसिप्लिन था, और यहाँ भी उसको डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, लेकिन अब उसका डिसिप्लिन काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुका। वैसे भी कैथरीन का इन्फ्लुएंस उस पर था, और उसकी डेथ के बाद उसमें और ज़्यादा बेहतरी आ गई, क्योंकि वो हमेशा सोचा करता, अगर कैथरीन होती तो मैं कैसे काम करता। तो इसलिए यहाँ पे उसने उसी चीज़ का जिक्र किया है कि अब मज़ीद नो लॉन्गर, अब मज़ीद उसमें वो उसके नज़्म ज़ब्त के मसाइल नहीं थे, शिकायत नहीं थी, और फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ, और ना ही अब वो अपनी कदर या काम के एतबार से कमतर महसूस करता था। यानी एक दौर था जब चिप्स चाहता था कि वो प्रिंसिपल बने, लेकिन वो नहीं बन सकता था, ना तो उसकी डिग्री एडिकेट थी, मुनासिब थी, और ना उसके पास ऐसी स्किल, एक्सपीरियंस था, ना कोई रेफरेंस था जिसकी बुनियाद पर किसी स्कूल का प्रिंसिपल बन सके। He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself and his position. उसने ये महसूस किया कि जो फख्र उसको ब्रुकफील्ड पर था, रिफ्लेक्टेड बैक, वही फख्र अब इसे वापस मिला। यानी कि एक वक्त था कि वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता था कि मैं ब्रुकफील्ड की वजह से हूं, और अब ये दौर आ चुका हुआ कि ब्रुकफील्ड एक अलामत है किसकी? चिप्स की। यानी चिप्स और ब्रुकफील्ड ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम बन चुके हुए थे। जिस तरह पहले चिप्स के लिए ब्रुकफील्ड पहचान थी, अब ब्रुकफील्ड की पहचान चिप्स बन चुका हुआ है। It was a service that gave him freedom to be supremely and completely himself. और ये एक ऐसी सर्विस, खिदमत थी कि जिसने that gave him freedom to be supremely, ये ऐसी खिदमत थी जिसने उसके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा कर दिया था कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ादी महसूस करे अपने आप को अहम समझने में। He had won by seniority and ripeness an uncharted no man's land of privilege, कि इस वक्त वो उस इदारे का सबसे ज्यादा तजर्बाकार शख्स था, और उसको जो हैसियत अब हासिल हो चुकी थी, ये जो डैश डाल के वर्ड बना लिया गया, नो मैंस लैंड ऑफ प्रिविलेज, कि जो खुसूसी मरात अब चिप्स को हासिल हो चुकी थी, ये मरात, वो खुसूसियात किसी और टीचर को नहीं हासिल थी। He had acquired the right to those gentle eccentricities that so often attack schoolmasters and persons. He had acquired, उसने वो हासिल कर लिया था, हक, राइट, प्रिविलेज, हक, उसने वो हक अब हासिल कर लिया था जो उन एक्सेंट्रिसिटीज, अजीबो गरीब आदात कह लें, that so often attack school masters and parsons, जो उन स्कूल मास्टर या पादरियों को हासिल हुआ करता था, वो हक अब मिस्टर चिप्स को हासिल हो चुका हुआ था।
He wore his gown till it was almost too tattered. Tattered कहते फट जाना मुकम्मल तौर पर, जिसे पंजाबी में कहते हैं लीरो लीर हो जाना, कि फटा हुआ, कुछ उधर से उसकी कुछ कंतरें निकल रही हैं, कुछ उधर से निकल रही हैं। पूरी जिंदगी उसने एक गाउन पहना और वो इतना बोसीदा हो चुका हुआ था कि वो गाउन, फटा हुआ गाउन भी चिप्स की अलामत बन चुकी थी। He wore his gown till it was almost too tattered to hold together. और वो इतना ज्यादा फट चुका था गाउन कि उसको होल्ड टुगेदर, अबाया जैसे लड़कियां पहनती हैं तो वो उसको ऐसे संभाल के समेट के रखती हैं, तो लेकिन उसका गाउन इतना फट चुका था कि वो तो समेटा भी नहीं जा सकता था, लेकिन चेंज नहीं किया उसने। And when he stood on the wooden bench by big hall steps to take call over, और जब कभी वो हाजिरी लगाने के लिए उस लकड़ी के बड़े से बेंच के पास खड़ा होता, it was with an air of mystic abandonment. An air of, इससे कहते हैं वो ज़हनी कैफियत। आपने ये लफ्ज 2 दफा पहले भी पढ़ लिया हुआ है, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में ओवरकोट, इंग्लिश में जो ओवरकोट पढ़ा था वहां पे, with an air of indifference और with an air of a connoisseur, ये 2 दफा आपने ये वर्ड पढ़ा था और यहां पे आप आया with an air of, तो इसका मतलब होता है कि कैफियत के साथ, ज़हनी कैफियत, वो खास किस्म का रवैया, एटीट्यूड को कहा जाता है। तो ये इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबैंडनमेंट ऑफ रिचुअल, तो वो वहां पर जब खड़ा होके हाजिरी लगाता तो यूं एहसास होता कि जैसे वो खास किस्म की कोई मजहबी रस्म अदा करने के लिए खड़ा हो। जैसे आप देखते हो कि जादूगर होते हैं, उनकी लटें बनी होती हैं, लंबे लंबे चोगे पहने होते हैं, मलंग टाइप होते हैं, तस्बियां पहनी होती हैं, हवा चलती है, सारा कुछ ही उड़ रहा होता है। एक वो मिस्टिक किस्म के एनवायरनमेंट बन गई, पुर इसरार किस्म की। He held the school list, अब वो कैफियत बयान की जा रही, वो एक मिस्टिक कैफियत कैसी थी। He held the school list, a long sheet curling over a board, and each boy as he passed spoke his own name for chips to verify and then tick off on the list. जब वो हाजिर लगाने के खड़ा होता, उसके पास एक लंबी सी फहरिस्त है जो उसने हाथ में यूं पकड़ी हुई, जिसको एक लकड़ी के गत्ते के ऊपर या किसी पर एक लपेटा हुआ फहरिस्त को, यानी स्कूल के हर तालिबे इल्म की एक फहरिस्त बनी, उस फहरिस्त में सबका नाम लिखा होता था। और उसके बाद एंड ईच बॉय, हर तालिब इल्म, जब वो, यानी कि यहाँ पर चिप्स खड़ा हुआ, हाथ में लिस्ट पकड़ी हुई है और एक किताब बच्चों की लगी हुई, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, बच्चा अपना नाम पुकारता है और चिप्स उसकी शक्ल देखता है कि जो नाम लिस्ट में है और जो नाम बच्चे ने पुकारा, कि ये बच्चा वो या किसी की प्रॉक्सी लगवाने आ गया हुआ। एंड ईच बॉय एज ही पास स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, और हर बच्चा अपना नाम पुकारता चिप्स के लिए, ताकि चिप्स उसके नाम को सुन के, उसकी शक्ल को देख के फहरिस्त में टिक लगा सके कि ये वही वाला बच्चा है। That verifying glance was an easy and favorite subject of mimicry throughout the school. वो वेरीफाइंग क्या होता है? वेरीफाई करना, मुशाहिदा करता चिप्स कि क्या वाकईतन ये वही बच्चा जिसने नाम पुकारा या नहीं पुकारा। तो उसका वो अंदाज पूरे स्कूल में मिमिक्री, नकल उतारने की एक वजह बन जाता। और वो क्या करता था उस वक्त? स्टील रिम स्पेक्टिकल्स स्लिपिंग डाउन द नोज, स्टील रिम स्पेक्टिकल, ऐनक लगाता चिप्स यूं, और नाक की टिप के ऊपर उसने रखी हुई, बच्चा सामने खड़ा, वो उस स्टील रिम, स्टील की ऐनक थी गोल, और वो बच्चे को यूं करके देखता क्या, और फिर लिस्ट को देखता क्या ये बच्चा वही है जिसने नाम लिया। वो ऐनक के ऊपर से देख रहा है, तो इसलिए वो बात कहेगी कि वो ऐनक के ऊपर से बच्चे की शक्ल को देखता और फिर फहरिस्त में उसके नाम को लगा। तो ये वेरीफाइंग ग्लास, वेरीफाई करता, तस्दीक करता कि ये वही बच्चा है। तो स्टील रिम स्पेक्टिकल स्लिपिंग डाउन द नोज, आईब्रोज लिफ्टेड, ऐनक टिप पे, आईब्रोज थोड़ी सी ऊंची की हुई उसने, और आईब्रोज लिफ्टेड, दोनों नहीं ऊपर कर लेता था वो, आईब्रोज लिफ्टेड वन अ लिटिल हायर देन द अदर,
यूं करके, ठीक है, यानी कि नाक के टिप के ऊपर यूं, यूं करके, एक साइड से नीचे एक साइड से ऊपर। ये उसकी वेरीफाइंग क्लास थी और बच्चे उसकी नकल उतारते थे, बड़ा मजा आता था उस वक्त बच्चों को उसकी नकल उतारने में। वन अ लिटिल हायर दैन द अदर, और उसकी आईब्रोज एक थोड़ी सी नीची होती, एक थोड़ी सी ऊपर होती। अ गेज हाफ रैप्ड हाफ क्विजिकल, और एक ऐसी गेज नजर जो थोड़ी सी सवालिया, थोड़ी से वो मशकूक अंदाज में बच्चे को देखा करता था कि क्या ये वही बच्चा है। वो तस्दीकी निगाह उसकी हुआ करती थी। And on windy days with gown and white hair and school is fluttering in uproarious confusion. और सोने पे सुहागा, ये तो रूटीन की कैफियत में गाउन इकट्ठा करना मुश्किल था, और जब तेज हवा चलती, आंधी चलती और चिप्स वहां पे खड़ा होता हाजिर लगाने के लिए, तो फिर क्या होता, विंडी डेज, आंधी के दिन, और चिप्स का वो फटा पुराना गाउन, और तीसरे उसके थोड़े से लंबे बाल थे वो भी सफेद रंग के। ये तमाम चीजें उस आंधी में तेज हवा में उड़ रही हैं। एंड स्कूल इज फ्लटरिंग इन अपरॉरियस कंफ्यूजन, एक अजीब सी पुरशोर किस्म की एक परेशानी सी बन जाती चीजों को देख के कि हर शाई उसकी उड़ रही होती। द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न सैंडविच्ड बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड द रिटर्न टू क्लासेस, और ये तमाम चीजें दोपहर के खेल और क्लासों में वापस आने के दरमियान, सैंडविच दो चीजों के दरमियान पैकअप हो जाना। तो ये पूरे का पूरा एक जो ड्रामा सा हो जाता बच्चों के लिए, ये मजाक की वजह बनता कि बच्चे खेल के और वापस क्लासेस में आने के दौरान उनको देखने के लिए एक बड़ी मजे की चीज मिल जाया करती थी। अब इस पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके हम मीनिंग सिनोनिम देखते हैं जी। मेलोनेस, पुख्तगी, राइपनेस, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड हार्मनी, हम आंगी, यकजहती। पोइज, काम, रिदम। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट, डिफिडेंट का थोड़ा सा एक शर्मिलापन आ जाना। शाय, इनसेक्योर, लेस कॉन्फिडेंट। प्रिविलेज, किसी को खास सहूलत, खास हक हासिल होना। राइट, कंसेशन, रिस्पेक्ट, ऑनर। एक्सेंट्रिसिटीज, थोड़ा सा अजीबोगरीब किस्म की कैफियत। ऑडिटीज, एबनॉर्मैलिटीज, एनॉमलीज। नेक्स्ट वर्ड है टैटर्ड, फटा पुराना, बोसीदा। टॉर्न, रेप्ड, श्रेडेड। नेक्स्ट वर्ड अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट तर्क कर देना। यील्डिंग, इन्वॉल्वमेंट, हैंडिंग ओवर। नेक्स्ट है रैप्ड, किसी चीज में शामिल होना। इन्वॉल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड, एनग्रॉस्ड, मगन होना, मसरूफ हो जाना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है क्विजिकल, मशकूक अंदाज में, सवालिया अंदाज में, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम ऑफ दोस नेम्स इन द लिटिल स्नैचेस ऑफ अ कोरस, उन तमाम तलबा के नाम कि वो नाम, स्नैच लफ्ज़ से होता छीन लेना, यहां पे जहन में आना। कुछ नाम ऐसे छोटे छोटे इकट्ठे ग्रोहों की शक्ल में उसके जहन में आते। रिकॉल टू हिम एवर आफ्टर वर्ड्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी, और उन नामों को याद करने के लिए उसको बहुत ज्यादा सोच विचार या मेहनत, दिक्कत महसूस नहीं करनी पड़ती थी। कौन कौन से नाम? एन्सवर्थ, एटवुड, एवनमोर, बैबक, बैग्स, बर्नार्ड, बेसेंथवाइट, बर्ड्सबी, डेक्लस, बेडफोर्ड, मार्शल, बैंकले, बेस्ट, और उसके बाद 3 डॉट्स, मतलब ये लिस्ट चलती जा रही है। ये उसके उन तलबा के नाम थे। रिकॉर्ड का मतलब हुआ करता है किसी चीज का बार बार जहन में आना, रिकरिंग, रिपीट होने वाला। तो इसके सिनोनिम बन जाएंगे केम बैक, रीअपीयर्ड या बी रिमेंबर्ड। अनदर वन, यानी एक पूरी लिस्ट बच्चों के नामों की तरतीब से याद रखे हमें उसने। एक और फहरिस्त क्या थी? ऑन्सले, वेल्स, वैडहम, वेगस्टाफ, वेलिंगटन, वाटर्स प्राइमस, वाटर स्कैंडस, वॉटलिंग, वेवेने, वेब। And yet another that compromised as he used to tell his fourth form Latinists, an excellent example of
हेक्सामीटर। और एक फहरिस्त और भी थी जो उसने अपने चौथी क्लास के तलबा को जब लातीनी पढ़ाते हुए ये बच्चों के नाम बताए, जिसे शायद वो कहता था कि 6 मिस्रों का एक बंद बन जाता है। लैंस्टर, लैटन, लीमियर, लिटन, बॉसवर्थ, मैकगोनिगल, मैन्सफील्ड, ये बच्चों के नाम उसने तरतीब में याद रखे हुए थे। Where had they all gone to? कहाँ चले गए ये सारे? ये उसके प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो अरसा हो गया पढ़ के जा चुके हैं। He often pondered, वो अक्सर गौर करता, those threads he had once held together, how far had they scattered? और ये तुलबा का असातिज़ा के साथ एक धागे की तरह का लिंक होता है। तो वो कह रहा है कि ये धागे जिन्हें कभी उसने होल्ड टुगेदर, इकट्ठे पकड़ रखा था, वो उसके पास मौजूद थे। हाउ फार हैड दे स्कैटर्ड, कितनी दूर बिखर चुके हैं, यानी वो सब बच्चे चले गए, कोई वापस ना आया। सम टू ब्रेक, कुछ तो टूट गए, यानी कुछ की डेथ हो गई। अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न्स, और कुछ ऐसे हैं जो नामालूम सांचों में ढल चुके हैं, यानी कहीं और चले गए, किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए। The strange randomness of the world beguiled him. इस दुनिया की एक अजीब बेतरतीबी ने हो सकता है उनको लुभा लिया हो, अट्रैक्ट कर लिया हो, धोखा दे दिया हो। That randomness which never would, so long as world lasted, gave meaning to those choruses again. और ऐसी बेतरतीबी कि जब तक ये दुनिया रहेगी कभी भी दोबारा इनको इकट्ठे करके एक नगमों की सूरत में कोई तरतीब नहीं दे पाएगा, या इनका कोई मानी नहीं होगा, यानी इनका मफहूम खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड इस पैसेज के, रैंडमनेस, किसी चीज का बेतरतीब होना, अनसर्टेनिटी, ख्यास, इरेगुलरिटी, beguiled, अट्रैक्ट करना, किसी को धोखा देने की सेंस में, deceive, charmed, enchanted. Next passage. And behind Brookfield, as one may glimpse a mountain behind another mountain when the mist clears, और ब्रुकफील्ड के पीछे तब्दीली और कशमकश की एक के बाद एक दूसरी पहाड़ी, एक चट्टान मौजूद थी, ऐसी जो बिल्कुल धुंध की तरह गैर वाज़ेह थी। He saw the world of change and conflict. उसने उस तब्दीली और तजाद की दुनिया को देखा। And he saw it more than he realized. और उसने इसको एहसास की बजाय बहुत ज्यादा गहराई में महसूस किया, यानी कि जितना इसने क्योंकि इसके सामने तमाम चीजें तब्दील हो रही हैं। अब 82 ईयर्स उसकी तकरीबन एज हो चुकी है, तो 80 साल के अंदर 3-4 नस्लें गुजर जाती हैं। हर एवरी 18 ईयर्स इज इक्वल टू 1 जनरेशन। तो कितनी जनरेशन इसने देखनी, इस वजह से इसको थोड़ा सा परेशान ये ज्यादा हो जाता था उन तब्दीलियों को देख के, अजीबोगरीब कैफियत को देखकर। विद द रिमेंबर्ड आईज ऑफ कैथी, और वो इस तब्दीली को कैसे महसूस करता, कैथरीन ब्रिजेस की उन मुसलसल याद में रहने वाली आंखों के जरिए, कि अगर कैथरीन होती वो कैसे इन चीजों को देखती। She had not been able to bequeath him all her mind. वो इस काबिल ना हुई, यानी उसको मोहलत ना मिली, जिंदगी ने मौका ना दिया कि अपने तमाम तसव्वुरात, अक्ल या शऊर वो चिप्स को देकर जाती। बिक्वीत था अता करना। Still less the brilliance of it, but she had left him with a calmness and a poise that accorded well with his own inward emotions. लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी कैफियत, एक ऐसा जहनी तवाजुन इसके ऊपर छोड़ दिया था, एक ऐसे अंदरूनी जज्बात जो इसकी सोच के साथ मुताबिकत रखते थे। It was typical of him that he did not share the general jingo bitterness against the Boers. और ये खसूसी तौर पर एक ऐसी बात थी कि वो जो बोर्स का था, जनूबी अफ्रीका के जो डच बाशिंदे होते हैं, वहाँ पर हॉलैंड का जो कंट्री है, वहाँ पे जो जनूबी अफ्रीका के बाशिंदे हो उनको बोर्स कहा जाता है। और उनके बारे में एक अजीब सी तलखी, जिंको बिटरनेस, एक अजीब सी तलखी मौजूद थी। और यही नुमाया खसूसियत थी
कि दूसरों की तरह जनूबी अफ्रीका के जो डच बाशिंदे थे उनके खिलाफ आम जंग जुआना तलखी या ऐसा मिजाज उसमें वो हिस्सा ही नहीं लिया करता था. Not that he was a pro-Boer, he was far too traditional for that. और ये ऐसी बात ना थी कि वो जनूबी अफ्रीका के जो डच बाशिंदे थे उनका हामी था. ये ऐसी बात, उनकी हिमायत बिल्कुल नहीं करता था वो. And he disliked the kind of people who were pro-Boers, और वो बल्कि उन लोगों को पसंद भी नहीं करता जो उनकी हिमायत करते. But still it did cross his mind at times that the Boers were engaged in a struggle that had a curious similarity to those of certain English history book heroes, Hereward the Wake, for instance, और Tacitus. अब यहाँ पे जो दो किरदारों का जिक्र किया हुआ, यानी वो जो पुरानी रिवायात थी, उन रिवायात के मुताबिक वो चलता था कि इस किस्म के लोगों को पसंद नहीं करता जो प्रो-बोअर थे. यानी ना तो ये खुद उनको पसंद करता और ना ही उन लोगों को पसंद करता जो उन डच बाशिंदों को पसंद करते. ये उनके अगेंस्ट हो जाया करता था. और बाज़ औकात इसके दिमाग में ऐसी बात भी आ जाती, जो भी ये सेंटेंस पढ़ा, इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम्स बाज़ औकात, दैट द बोर्स वर एंगेज इन अ स्ट्रगल, कि उन जनूबी अफ्रीका के बाशिंदों ने अपने आप को एक ऐसी जदोजहद में मसरूफ कर लिया हुआ है दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलैरिटी, जिसकी अजीबो गरीब किस्म की सिमिलैरिटी मौजूद है, वो यकसानियत मौजूद है, जो टू दोज ऑफ सर्टेन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज, जिनका रेफरेंस हमें अंग्रेजों की उन किताबों में मिलता है. और उनके नाम क्या लिखे हुए, हेयरवर्ड द वेक, फॉर इंस्टांस मिसाल के तौर पर हेयरवर्ड द वेक लिखा हुआ और दूसरा कैरेक्टरस. ये दो नाम लिखे हुए कि ये वो लोग हैं जिनके साथ वो खुद ब खुद अपनी जनूबी अफ्रीका के बाशिंदे मुमासलत कर लेते कि जैसी जद्दोजहद उन लोगों ने की थी वैसी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं. He once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes. और उसने अपनी 5वीं क्लास के तलबा को ये बात समझाने की कोशिश की कि कैसे वो जनूबी अफ्रीका के बाशिंदे अपनी जदोजहद को बड़े मुकद्दस और पाक तस्वर करते, और अपनी 5वीं क्लास के बच्चों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उनको समझ नहीं आती. वो महज ये महसूस करते कि शायद हमें को लतीफ़ा सुनाने की कोशिश की जा रही है. सिनोनिम इसके जी बेक्वीथ होता है अता करना, इनहेरिट, लीव या एंट्रस्ट. जिंगो कहते हैं कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा हुआ करता है, पैट्रियोटिक, नेशनलिस्टिक. बिटरनेस तलखी, रिजेंटमेंट, रैंकर. ट्रेडिशनल रिवायती, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव. नेक्स्ट पैसेज. हाउएवर heretical he might be about the Boers, अगरचे वो उन जनूबी अफ्रीका के बाशिंदों के बारे में थोड़ा सा गैर रिवायती था, हिराटिकल गैर रिवायती था, he was orthodox about Mr. Lloyd George and the famous budget. अलबत्ता वो मिस्टर जो लॉयड जॉर्ज थे उनके बारे में और जो मशहूर बजट था उसके बारे में बड़ा कदामत पसंद था. वो ऑर्थो कदामत पसंद होना, रासखुल अकीदा होना. He did not care for either of them. वो इन दोनों में से मिस्टर लॉयड जॉर्ज के बारे में या बजट के बारे में, इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था. एंड व्हेन years later LG कैपिटल में लिखा हुआ मीन्स लॉयड जॉर्ज came as the guest of honor to a Brookfield speech day, और कई साल बाद जब चिप्स बूढ़ा हो चुका हुआ था और स्कूल में तकारीर के मुकाबले में एक दफा चीफ गेस्ट के तौर पर लॉयड जॉर्ज को बुलाया गया. चिप सेड ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, जब चिप्स का उस चीफ गेस्ट से तारुफ करवाया गया तो चिप्स ने कहा, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन. मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मेरे दिमाग में तुम्हारी जवानी की तस्वीर नहीं आ रही. मैं नहीं याद कर पा रहा तुम जवानी में कैसे थे. एंड आई कन्फेस दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील. और मुझे लगता है कि तुम भी बहुत ज्यादा बदल चुके हो. मैं भी यही कहता हूं. अब हत्ता के एक चीफ गेस्ट आया हो
और उसके सामने उसी को इस अंदाज से मुखातब करना माइंड करने वाला माइंड कर ही जाता है. द हेड स्टैंडिंग विद हिम, अब जो उस वक्त का प्रिंसिपल था वो भी वहां पर खड़ा हुआ था. विद रादर अगॉस्ट, और वो मिस्टर चिप्स के इस कमेंट को सुन के एकदम खौफजदा हो गया, हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है. बट एलजी laughed heartily and talked to Chips more than to anyone else during the ceremonial that followed. और बजाय इसके कि एलजी उस बात पर गुस्सा होकर तकरीब छोड़ के चला जाता, वो चिप्स के साथ और ज्यादा फ्रैंक हो गया और किसी और की बजाय बहुत ज्यादा टाइम उसने चिप्स को ही दिया जब तक वो उस तकरीब में मौजूद रहा. सिनोनिम्स के हेराटिकल मीन्स अनऑर्थोडॉक्स, गैर रिवायती, चेंजिंग बदलता रहने वाला, एक्सेंट्रिक. अघास्ट खौफजदा, हैरान, परेशान हो जाना. अपहोल्ड, हॉरिफाइड, टेरिफाइड. नेक्स्ट पैराग्राफ. जस्ट लाइक चिप्स was commanded afterwards, बिल्कुल चिप्स की तरह बाद में यह तबसरा किया गया. He gets away with it, वो बच निकला इस बात से. I suppose at that age anything you say to anybody is all right. मेरा ख्याल है कि इस उम्र में, यानी कि चिप्स was about 82 at that time, और इस उम्र में अगर कोई बूढ़ा शख्स कुछ अब कह भी देता, आप कहते कोई बात नहीं, बूढ़ा हो गया, खैर है. इस उम्र में तो अल्लाह ताला भी इंसान को माफ़ कर देते कि चलो गलती से कुछ कह दिया, चलो माफ़ कर दो, गलती से खा लिया, माफ़ कर दो, कुछ नहीं होता. रब ने माफ़ किया तो सब ने माफ़ किया. यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हुआ. अब हम इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं जी. क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, हाउ डिड कैथरीन्स डेथ अफेक्ट द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स. मिस्टर चिप्स की जिंदगी को कैथरीन की मौत ने कैसे बहुत ज़्यादा मुतासर किया. कैथरीन्स डेथ डीपली अफेक्टेड चिप्स. He was grieved much at this great loss, और इससे बहुत बड़े नुकसान पर वो बहुत गम में मुब्तला हो गया. People started noticing for the first time that he had grown old, और लोगों ने अब उसको नोटिस किया कि अब बूढ़ा होना शुरू हो गया है. He left the spacious apartment and shifted to his original bachelor's quarter and continued to be the house master to keep him busy. और अपने इस खुले कुशादा घर को छोड़ के वापस शादी से पहले वाले घर में चला गया, और उसने, वो चूंकि हॉस्टल का इंचार्ज था, तो उसने अपने इस काम को जारी व सारी रखा. क्वेश्चन 2, वेयर डिड चिप्स शिफ्ट टू आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ. अपनी बीवी के वफात के बाद वो कहाँ मुंतकिल हो गया था. आफ्टर कैथरीन्स डेथ चिप्स शिफ्टेड फ्रॉम हिज स्पेशियस अपार्टमेंट टू हिज ओरिजिनल बैचलर्स क्वार्टर. अपनी बीवी कैथरीन की वफात के बाद वो फिर से शादी से पहले वाले क्वार्टर में मुंतकिल हो गया. क्वेश्चन 3, हाउ डिड ही फील विद द न्यू सेंचुरी. नई सदी पर उसने कैसा महसूस किया. विद द न्यू सेंचुरी चिप्स बिकेम मैच्योर एंड डिड नॉट फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ. इस नई सदी के साथ चिप्स ने भी अपने आप काफी बदल लिया था, तब्दील किया, और उसने अपनी कदर या अपने काम पर फिर बहुत ज्यादा परेशान होना छोड़ दिया. Moreover, he did not have to face discipline problems. इसके अलावा उसको जो नज़्म ज़ब्त के मसाइल थे वो भी ज्यादा पेश नहीं आते थे. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चिप्स टेक कॉल ओवर. चिप्स हाजिरी कैसे लगाता था. He had the school list over a board and each boy spoke his name as he passed. वो स्कूल की हाजिरी वाली फहरिस्त अपने हाथ में पकड़ता और हर बच्चा जो गुजरता वो अपना नाम पुकारता. Chips glanced at him to verify and then ticked off on the list. चिप्स एक झलक, वो तस्दीकी निगाह उस बच्चे पर डालता क्या कि वही तालिब इल्म है, और फिर फहरिस्त में उसके नाम के आगे एक गुड का निशान लगा देता. His verifying glance, उसकी ये तस्दीकी निगाह वो कैसे देखता. Steel rimmed spectacles, उसकी वो स्टील की बनी ऐनक. Slipping down his nose and one eyebrow lifted a little than the other one was a favorite subject of mimicry at the school. कि वो ऐनक को नाक की नोक पर रखता और ऊपर से एक साइड नीचे एक ऊपर करके बच्चे को देखता कि क्या ये वही है, और उसका ये अंदाज पूरे स्कूल में मजाक की और उसे कॉपी करने की वजह बन जाता. क्वेश्चन 5, What did Chip say to Mr. Lloyd George? मिस्टर लॉयड जॉर्ज चीफ गेस्ट के तौर पे आता. चिप्स ने उससे क्या कहा. He said that he was nearly old enough to remember him as a young man. चिप्स ने कहा कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं
कि मुझे तुम्हारी जवानी की शक्ल भी अब याद नहीं रही। Moreover, he confessed that he seemed to him to have improved a great deal, और लगता है कि तुमने अपने आप को काफी बेहतर बना लिया है। Question 6, what were feelings of Mr. Chips for the Boers? उन जनूबी अफ्रीका के जो डच बाशिंदे थे उनके बारे में चिप्स के क्या तस्वुरात थे। The Boers were the Dutch descendants living in South Africa. ये वो डच का मतलब हॉलैंड के रहने वाले लोग थे और इस वक्त ये काम पे सेटल थे जनूबी अफ्रीका में। Although Chips was not a pro-Boer, चिप्स उनका हामी नहीं था, and he did not like the people who were pro-Boers, और वो उन बंदों को भी पसंद नहीं करता चिप्स जो इनकी हिमायत करते। Yet he thought that their struggle was similar to certain English heroes, लेकिन चिप्स ये समझता कि जितनी जद्दोजहद ये लोग कर रहे हैं प्रो-बोर्स जो डच बाशिंदे थे, जितनी जद्दोजहद ये कर रहे हैं उतनी जद्दोजहद माजी में इंग्लिश हीरोज कर चुके हैं। क्वेश्चन 7, हु वाज लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम का वो प्राइम मिनिस्टर था, वजीर आजम था। हिज गवर्नमेंट वाज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल इन आयरलैंड, और उसकी हुकूमत ने आयरलैंड में बहुत से मुआशी मसाइल का सामना किया था। ही केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू ब्रुकफील्ड ऑन स्पीच डे, और वो ब्रुकफील्ड में तकारीर के मुकाबले में मेहमान खुसूसी के तौर पर आया था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज नेलर एंड व्हाट डिड ही से अबाउट चिप्स? नेलर कौन था और उसने चिप्स के बारे में क्या कहा था? नेलर वाज अ बॉय हु कॉल्ड चिप्स एन ओल्ड चैप एट द एज ऑफ 50। नेलर तालिब इल्म था चिप्स का, और उसने कहा था कि चिप्स 50 साल की उम्र में बिल्कुल एक बच्चे की तरह नौजवान है। When he was playing cricket, और कब कहा था? जब चिप्स क्रिकेट खेल रहा था। He became a lawyer later on, और बाद में नेलर पढ़ लिख कर एक अच्छा वकील बन गया था। यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।